आपसी सूझबूझ। 8। आपसी सूझबूझ। एक जंगल में चूहा, कछुआ, कौआ और हिरन रहते थे। वे चारों पक्के मित्र थे। हिरन जमीन पर, कौआ पेड़ पर, कछुआ तालाब में और चूहा पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर रहता था। कछुए को छोड़कर तीनों मित्र सुबह भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाते। एक दिन दोपहर होने के बाद कौआ और चूहा तो घूमकर लौट आए, लेकिन हिरण वापस नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद कछुए ने कहा, आज जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए हमारा मित्र नहीं आया। कौआ बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं उड़कर चारों ओर देखकर आता हूँ कि हमारा मित्र कहाँ है। कौए ने उड़कर जंगल में हिरण को चारों ओर ढूंढा। अचानक उसने देखा कि हिरण एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है। वह वापस आया और उसने चूहे और कछुए को सारी बात बताई। कौआ तुरंत चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास पहुंच गया। चूहे ने जाल काटकर हिरण को छुड़ा लिया। तब तक कछुआ भी धीरे धीरे चलकर वहां पहुंच गया। अचानक कौए ने शिकारी को आते हुए देखा। कौए ने इशारे से चूहे को भागने के लिए कहा। कौए का इशारा समझकर चूहा जल्दी से भागकर बिल में जा छिपा। हिरण झाड़ी के पीछे छिप गया और कौआ डाल पर बैठ गया। लेकिन कछुआ सुस्त चाल के कारण स्वयं को छिपा न सका। शिकारी ने हिरण को भागते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसकी नजर धीरे धीरे चलते हुए कछुए पर पड़ी। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। वह बहुत खुश हुआ कि चलो, आज कछुए का मांस खाने को मिलेगा। इधर कछुए को छुड़ाने के लिए तीनों मित्रों ने योजना बनाई। हिरण शिकारी के सामने लंगड़ाकर चलने लगा। लंगड़ाते हिरण को देखकर शिकारी अपना थैला वहीं छोड़कर हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा। हिरण टेढ़े मेढ़े रास्तों से शिकारी को दूर ले गया। चूहे ने थैले को काटकर एक बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे कछुआ बाहर आ गया। कछुए को बाहर देखकर कौए ने काव काव कर हिरण को कछुए के छूट जाने का इशारा किया। अचानक हिरण तेज दौड़ता हुआ शिकारी की नजरों से दूर हो गया। निराश और थका हुआ शिकारी उस स्थान पर लौट आया जहां उसने थैला छोड़ा था। थैले में छेद देखकर वह सब समझ गया। उसने हिरण के लालच में हाथ में आया कछुआ भी खो दिया था। इस प्रकार चारों मित्रों ने आपसी सूझबूझ से एक दूसरे कर्ज की वह दुखी मन से जंगल के रास्ते शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक डाकुओं ने सुखीराम को चारों ओर से घेर लिया। सुखीराम अपने आप को घिरा देखकर भयभीत हो गया। डाकुओं ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे हमारे हवाले कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। सुखीराम सोचने लगा कि इस घने जंगल में उसे किसी की मदद नहीं मिल सकती, इसलिए लाचार और दुखी मन से सुखीराम ने पोटली डाकुओं के हवाले कर दी। फिर वह अपने घर की ओर जाने लगा। डाकुओं के सरदार ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें गले की चेन और अंगूठियां थीं। डाकुओं के सरदार ने कड़क आवाज में कहा, रुको। सुखीराम भय से कांपने लगा। वह वहीं रुक गया। डाकुओं के सरदार ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? तुम तो शहर जा रहे थे। बताओ, इस पोटली को लेकर तुम कहाँ जा रहे थे? सुखीराम की आंखें भर आईं। उसने नम्रतापूर्वक कहा, जो कुछ मेरे पास था वह तो आपने ले लिया। अब शहर जाकर मैं क्या करूँगा? सुखीराम ने आगे कहा, यह गहने मेरी माँ के हैं। शहर में इन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे साहूकार का कर्ज चुकता हो जाता। यदि उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वह मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा। फिर हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। अब तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। सुखीराम की बातें सुनकर डाकुओं के सरदार को अपना बीता हुआ समय याद आ गया। 5 वर्ष पूर्व उसे भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था। उसके माँ बाप के पास कर्ज चुकाने के लिए गहने भी नहीं थे, इसलिए कर्ज के बदले घर देना पड़ा था। अपने परिवार को भूखों मरने से बचाने के लिए
वह डाकू बन गया। डाकुओं के सरदार ने कुछ सोचा, फिर धनीराम से बोला, यह लो तुम्हारे जेवर, इसे बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दो, अन्यथा तुम्हारा परिवार भी मेरे परिवार की तरह उजड़ जाएगा। डाकुओं का दल सरदार के अतीत से परिचित था। वे उसे सांत्वना देने लगे। सुखीराम ने श्रद्धापूर्वक डाकुओं की तरफ देखा और शहर की ओर चल पड़ा। जाते हुए डाकुओं के सरदार ने बड़ी आत्मीयता से कहा, भाई अगर कभी भी भूखा प्यासा सोना पड़े तो सो जाना, पर कभी भी कर्ज मत लेना। वफादार ऊंट। जंगल का राजा केसरी बहुत ही निर्भीक तथा बलवान था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। वे अपने राजा के लिए अक्सर कुछ उपहार लाते रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, मुझे अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्री चुन लेने चाहिए। यह सोचकर उसने पहले लोमड़ी को बुलाया और बोला, तुम बहुत ही बुद्धिमान और चालाक समझी जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना गृहमंत्री बनाता हूँ। धन्यवाद महाराज, यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लोमड़ी ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद तेंदुए को बुलाकर कहा, तुम बहुत कर्मठ और तीव्र चाल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज, धन्य भाग्य मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा, तेंदुआ बोला। इसके बाद शेर ने कौए को बुलाकर कहा, तुम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना विदेश मंत्री नियुक्त करता हूँ। मुझ छोटे से जीव को इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, कौए ने कृतज्ञ होते हुए कहा। उस दिन तीनों ने केसरी के प्रति ईमानदार रहने की शपथ ली और शेर ने बदले में उन्हें भोजन तथा सुरक्षा देने का वचन दिया। इसके बाद से तीनों मंत्री राजा के प्रत्येक काम में उसकी सहायता करने लगे। केसरी जी जहां भी जाते वे तीनों पीछे पीछे जाते। शेर के भोजन के उपरांत उन तीनों के लिए भी काफी भोजन बच जाता। एक दिन विदेश मंत्री कौए ने आकर शेर से कहा, महाराज, क्या आपने कभी ऊंट का मांस खाया है? मेरे विचार से वह बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा। शेर ने भी ऊंट का मांस कभी नहीं खाया था, इसलिए उसे यह विचार बहुत पसंद आया। पर यह ऊंट हमें कहाँ मिलेगा? शेर ने पूछा। यहाँ से कुछ मील दूर मैंने एक ऊंट को रेगिस्तान में देखा है, कौए ने जवाब दिया। ठीक है, फिर कल हम सभी वहां चलेंगे, शेर ने कहा और सब सोने चले गए। अगले दिन केसरी जी तीनों मंत्रियों के साथ ऊंट की खोज में रेगिस्तान के लिए निकले। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। वे रेगिस्तान तक पहुंच गए, पर अब तक सूरज का ताप बहुत बढ़ गया था। शेर के पंजे रेगिस्तान की रेत से बुरी तरह झुलस रहे थे। बहुत परेशान होने पर शेर ने अपने मंत्रियों से कहा कि हम जंगल वापस चलते हैं, मैं अब आगे नहीं जा सकता। शेर की बात से तीनों बहुत निराश हो गए, क्योंकि उसके बिना न तो वे ऊंट का शिकार कर पाते और न ही उसका मांस खा सकते थे, पर तीनों ही यह अवसर खोना भी नहीं चाहते थे। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। वह दौड़ी दौड़ी ऊंट के पास गई और बोली, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाती हूँ। ऊंट भी जंगल के राजा से मिलने की लालसा में लोमड़ी को अपनी कुबड़वाली पीठ पर बैठाकर चल दिया। रास्ते में लोमड़ी बोली, तुम्हारे स्वामी को हमारे राजा ने मार दिया है, तुम अब आजाद हो, अब हम सब मिलकर जंगल में रहेंगे। शेर के पास पहुंचकर लोमड़ी बोली, चलिए महाराज, आप भी ऊंट पर बैठ जाइए, हम सब अपने घर चलेंगे। सारे ऊंट की पीठ पर बैठकर आराम से जंगल पहुंच गए। जंगल में तीनों मंत्री ऊंट को मारकर खाना चाहते थे, पर शेर ने यह कहकर ऊंट को छोड़ दिया कि इसने हमें तपते रेगिस्तान से निकालकर सही सलामत जंगल तक पहुंचाया है। किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। सभी बहुत भूखे भी थे। शेर ने अपने तीनों मंत्रियों से भोजन ढूंढकर लाने के लिए कहा। तीनों ने कुछ दूर जाकर एक योजना बनाई। शेर के पास पहुंचकर सबसे पहले कौआ बोला, महाराज, बहुत ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिल सका, पर हम आपको भूखा नहीं छोड़ सकते,
इसलिए आप मुझे खा लीजिए। योजनानुसार लोमड़ी ने कौए को हटाते हुए कहा, आप मुझे खा लीजिए, मैं इससे आकार में बड़ी हूँ। मुझे ही खाकर आपकी भूख शांत होगी। तेंदुए ने भी लोमड़ी को पीछे धकेलते हुए खुद को खाने की पेशकश की। ऊंट ने सोचा कि इन तीनों ने तो स्वामी भक्ति दिखाई है, मुझे भी शेर के सम्मुख खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे ही ऊंट ने शेर के सामने जाकर स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा, तीनों मंत्रियों ने अपनी सहमति जता दी, पर राजा तो ठहरा राजा। वह उनकी यह चाल समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी वफादार प्रजा हो। तुम्हारे इन प्रस्तावों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं बारी बारी से तुम सबको उसी क्रम से खाऊंगा जिस क्रम में तुमने स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा है। शेर की यह बात सुनते ही तीनों मंत्री वहां से 9-2-11 हो गए। शेर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह ऊंट से बोला, वास्तव में तुम ही सबसे वफादार हो। तुम मेरे साथ जीवन भर रह सकते हो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।